आइए, ये आपका थर्ड लेक्चर है, एल्कोहल फिनॉल ईथर का थर्ड लेक्चर है बेटा। और इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो देखा गया था बेटा, उस लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा गया था, अलग अलग रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, डिफरेंट रिएक्शन को देखा गया था। रिएक्शन में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता भी दिया था। थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बातें आती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें देख भी लिया जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का क्या फंडा होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जो सवाल इंपॉर्टेंट है जो आते हैं बस वही थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से बेटा, छोटी सी बात करेंगे हम लोग कि सॉल्युबिलिटी की बात करता है। अगर मान लिया जाए हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी किसकी बात करेंगे सर सॉल्युबिलिटी आप बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। बेटा एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होगा या कम होगा, ये ज़रा देखा जाए कि एल्कोहल पानी में घुलता है, और घुलता है तो सर कैसे घुलता है ये ज़रा देखा जाए। एक बात आपको मैं बता दूं कि सॉल्युबिलिटी का जो फंडा होता है बेटा ना, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि सर ये पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एक ही फंडा होता है, और वो होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना बेटा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ सर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन रहा है उसके और पानी के बीच में, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके और पानी के बीच में बन रहा है बिटवीन वाटर एंड दैट डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल, वाटर एंड दैट डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल, तो हम बोलेंगे कि सर वो क्या है, पानी में घुलता है। अगर उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कोई छेड़खानी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो पानी में घुलना बंद कर देता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि सर सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सर एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड उनके साथ वो बनाना चाह रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो डेफिनेटली वो पानी के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली वो पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। आइए हम बात करते हैं, सर ये ROH है, और ROH पानी में जब जाता है तो पानी में जाने के बाद सॉल्युबल जरूर हो जाता है। सर उसकी सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब कौन करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी ये R डिस्टर्ब करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी R डिस्टर्ब करता है। सर R की साइज जब बढ़ती है, सर साइज ऑफ R अगर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है, सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाती है। R बल्कियर होता चला गया तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यानी अगर कोई आपसे पूछ दिया कि सर आप एक बात बताइए, मिथेनॉल और इथेनॉल में पानी में जो सॉल्युबिलिटी होगी मिथेनॉल का ज़्यादा होगा, क्योंकि R पे डिसाइड करता, R छोटा ग्रुप है, और ये यानी अगर नंबर ऑफ कार्बन तुम बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, हाँ सॉल्युबिलिटी जो होगी बेटा वो अपनी कम होती जाती है, ठीक है। ये अपनी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। अब ये सॉल्युबिलिटी शो कैसे करता है सर, सॉल्युबिलिटी को दिखाने के लिए मान लिया जाए कि आप इथेनॉल को दिखाना चाह रहे हो कि सर किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सर पानी के साथ अगर जब घोलोगे तो पानी के साथ ये अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करता है, और इसके वजह से ये क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सर रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी की वजह से। क्लियर है ना।
जैसे जैसे R अपना बढ़ेगा, सपोज कर दीजिए कि अपना R इस तरीके से बढ़ रहा है सर, इसमें जो बल्कियर ग्रुप होते हैं, बड़े वाले ग्रुप होते हैं सर, अगर हम बॉन्ड की पोलरिटी देखें तो ये माइनस और ये प्लस, तो कहा जाता है कि ये जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर के होने के वजह से, जब ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे सर, तो हाइड्रोफोबिक नेचर के वजह से यह रिपेल करते हैं पानी को, तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है सर। आर बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है और सर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, अभी कम हो जाती है। तुमसे ये पूछ रहा है कि सर सॉल्युबिलिटी आप जरा कंपेयर करिए कि एक उन्होंने ले लिया C2H5 O C2H5, सर एक ले लिया इन्होंने C2H5 OH, सर एक इन्होंने ले लिया C2H6। तो आप एक बात देखोगे कि सर इसमें तो सिर्फ हाइड्रोफोबिक वाला केस है, इथेन कंप्लीटली सर नॉन पोलर नेचर का है, इथेन में कोई पोलरिटी नहीं है। जब इथेन में पोलरिटी नहीं है, डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो सर ये तो कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा। यानी ये क्या होगा सर, ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा, यानी ईथर को इथेन को सबसे पीछे ले जाएंगे क्योंकि वो नहीं घुलेगा, राइट। फिर बेटा हम C2H5 को लेके चलते हैं सर। C2H5 तो देखा गया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा बनाता है, तो सर इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और ईथर में थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बड़े बड़े लोग इधर लगे हुए हैं R ग्रुप, तो इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी का सीक्वेंस होता है सर ये होता है, यानी एल्कोहल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अदर। क्लियर है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो जनरेशन होती है उसके अंदर ऐसा सिचुएशन देखने को मिल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है मोलर मास पे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अगर मोलर मास तुम्हारा मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में होगी लेकिन कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाते हो एल्कोहल में, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड करेगा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करेगा सर, उसके जो आपका जो नंबर ऑफ कार्बन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम बात कर लें इन केस ऑफ आइसोमर का, सर इन केस ऑफ आइसोमर की बात कर लें, सर इन केस ऑफ आइसोमर की बात कर लें, तो सर आइसोमर में क्या होता है, वही सेम बात है। मान लीजिए कि अपने पास ये वाला कंपाउंड है सर, अपने पास नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल कहलाता है, ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल होता है सर। और इसी के बाद मान लो ये A है सर, और एक मैंने क्या कर लिया इसके अंदर ब्रांच ले लिया, क्या ले लिया, ब्रांच ले लिया, और ये 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को मुझे दिखाना होगा, तो क्या हो जाएगा सर, ये CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ये B हो जाएगा। सर तीसरा वाला केस क्या है, तीसरा आपका टर्शियरी वाला कहानी हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, OH। अब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन क्या डिफरेंट है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये नॉर्मल है, ये एक ब्रांच आ गया, मतलब ये आपका 1 2 3 हो जाएगा, ये कहलाएगा सर 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल कहलाता है, प्रोपेन 1 ऑल। और ये क्या हो जाएगा सर 1 2 3, तो ये हो जाएगा ये भी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल कहलाता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो आप एक बात देखिएगा सर, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना,
वो आपका ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सर नंबर ऑफ ब्रांचिंग पे। सर ब्रांचिंग जिसमें ज़्यादा होगा उसको उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सर वो कम होगी। समझ रहे हो आप लोग? यानी बॉइलिंग पॉइंट सर किसका कम होगी? तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का आप सीक्वेंस देखना चाह रहे हो तो सीक्वेंस क्या मिलेगा सर? बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस मिलेगा वो सर ए का ज़्यादा, फिर बी का ज़्यादा, फिर सी का ज़्यादा। सी में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है सर? मोर ब्रांचिंग का केस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मोर ब्रांचिंग का। और यहाँ क्या है सर? लेस ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे सर केमिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में अलग अलग बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे रिएक्टिविटी होती है, किस तरीके से वो आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ले चलो आगे चलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में। सर केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन देखना है। जरा हम अल्कोहल की अगर बात करते हैं, अच्छा फिनॉल पानी में लेस सॉल्युबल होता है। नहीं फिजिकल हो चुका है। फिनॉल जो है ना पानी में लेस सॉल्युबल होता है। लिख, ये तो केमिकल अब स्टार्ट कर रहे हैं। फिनॉल में, क्योंकि फिनॉल का जो OH होता है, देखो इधर फिनॉल का जो OH होता है ना, जो आपका बेंजीन रिंग तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉल्युबिलिटी नहीं होने देता, बल्कियर ग्रुप है ना, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर है ना? चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाइए भैया। केमिकल प्रॉपर्टी में अपना आ जाइए। केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाता है जरा देख लिया जाए। केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाइए। तो सर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे। पहला रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटे तो, ठीक है, समझे? और दूसरा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यहां से टूटे तो। और तीसरा रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल एल्कोहलिक ग्रुप, होल एल्कोहलिक ग्रुप तीनों। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर एल्कोहल का रिएक्शन कैसे देखा जाता है, एल्कोहल किसके किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहली बात, रिएक्शन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, CO बॉन्ड, OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। और आपको पता है कि H का निकलना एसिडिक नेचर को डिसाइड किया जाता है। H का निकलना, जैसे मान लो सर कि ROH है, ठीक है, ROH जब भी रिएक्शन करता है तो सर ये माइनस और ये प्लस, लेकिन वो लिटमस टेस्ट बहुत कम देता, नहीं देता है। तो ये क्या करेगा सर, RO माइनस और ये H प्लस दे देता है। ठीक, और आपको पहले से पता है कि सर जो H देता है वो एसिड होता है, सर जो H देता है वो एसिड होता है, और इसका निगेटिव वाला पार्ट जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। तो सर एसिडिक नेचर जो होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और आप देख रहे हो कि कॉन्जुगेट बेस और भी होता है, Ka होता है, pKa होता है, HPH होता है, H प्लस आयन होता है, ये सारी चीजें होती हैं।
तो स्टेबिलिटी कब होगा? निगेटिव चार्ज को मुझे कम करना है सर। निगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझे? तो निगेटिव चार्ज कौन घटाएगा? देने वाला नहीं, लेने वाला। मतलब आप ऑल्सो कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप एंड एब्सेंस ऑफ प्लस आई। यानी अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है कॉन्जुगेट बेस की, तो सर निगेटिव को घटाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, अगर आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है तो आप क्या करिए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी प्लस आई और माइनस आई से डिसाइड कर लीजिए। तो जितना छोटा ग्रुप आर होगा उतना अच्छा स्टेबल होगा, या माइनस आई ग्रुप अगर लगा होता है तो उतना बढ़िया स्टेबिलिटी होता है। दो बातें हम कह सकते हैं, सर आर या तो कम हो, छोटा ग्रुप हो, या सर उसमें माइनस आई ग्रुप लगा हो, तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस। ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? इसका बढ़ेगा। ठीक है ना? जैसे आपको एक सवाल मैं दे रहा हूं, आपसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। एच दे रहा है तो जाहिर सी बात एसिडिक की चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। सर एच कौन दे रहा है? सर एच कौन दे रहा है? एच तो सारे लोग देंगे, ठीक है, एच तो सारे लोग देंगे, माइनस प्लस बनाएंगे, सारे लोग देंगे माइनस प्लस बनाएंगे, राइट। लेकिन एक बात बताओ, ये यार माइनस आई इफेक्ट दे रहा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है ना, तो आपको भी पता है कि जो माइनस आई पावर होता है वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से। यानी ये अपना जो कॉन्जुगेट बेस बना रहा है उसको स्टेबलाइज कर देगा निगेटिव चार्ज को। जो अपना कॉन्जुगेट बेस बना रहा है सर, उसको ये स्टेबलाइज कर देगा निगेटिव चार्ज को। निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, ये खींचेगा अपनी तरफ। सर जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो फ्लोरीन से ताकतवर तो Cl है ही नहीं है, इसीलिए ये जो आपका होगा सर ये ज्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो होगा वो A का ज्यादा होगा B से। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो A भी अच्छा एसिड होगा B से, क्योंकि वो देने वाला ग्रुप लगा हुआ है ना। समझ रहे हो आप लोग? देने वाला खींचने वाला ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, तो वो निगेटिव को स्टेबलाइज करेगा और शानदार काम करेगा। एक बात और हम लोग करना चाहेंगे यहाँ पर कि आपसे पूछ रहा है सर इन दोनों में आप बता दीजिए, सर इन दोनों में आप बताइए कौन ज्यादा जिंदा रहेगा। सर माने स्टेबल कौन रहेगा, समझी बात? सर ये B है, तो सबसे पहले आप पहली बार जब काम करना तो H निकाल के सोचना, ठीक है। और ये देखो NO2 सर CH2, और NO2 तो ऐसा इंसान है जो लोगों को आबाद भी करता बर्बाद भी करता है। यहां पर भी देख लो, ये प्लस ये माइनस सर, तो Cl सर ये CH2 सर ये CH2 सर ये माइनस और H प्लस। अब जरा एक बात बताओ, अगर H दिया तो ये कौन सा चीज बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। ये कौन सा बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। सर ये NO2 है, बहुत ताकतवर माइनस आई है, और ये माइनस आई कम ताकतवर है। यानी अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे तो NO2 ज्यादा इंडक्टिव शो करता किससे? Cl से। इसका मतलब क्या होगा? अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बना लें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात कर लें, तो A इज मोर देन B। अगर A ले लिया जाए, B ले लिया जाए, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लें बेटा, तो A ऑल्सो ग्रेटर देन B। बोलो क्लियर है? तो सवाल ये उठता है कि अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और हाँ, तो उसमें कौन ज्यादा होगा?
सर डिग्री ऑफ अल्कोहल की अगर चर्चा आप कर रहे हो तो आपको भी पता है कि सर 1 डिग्री अल्कोहल होता है, आपको भी पता है सर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, आपको भी पता है सर 3 डिग्री अल्कोहल होता है। सवाल ये उठता है, सवाल इस बात की नहीं कि किसके पास क्या है। सर ये ए है, सर ये अपना बी है और ये अपना क्या है, सी है। अब मुझे कोई बताएगा क्या कि सर इसमें सबसे स्टेबल, हाँ थैंक यू, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है। सर इसमें सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट कैसे पता चलेगा? तो एक बात बता दूं, सभी के पास इंडक्टिव इफेक्ट वाले लोग हैं। सबके पास क्या है सर? इंडक्टिव वाले हैं। सबके पास इंडक्टिव वाले हैं बच्चा। इसका मतलब ये देखना है, सबको निगेटिव बना लो ना भाई, माइनस प्लस बना लो और बना के तब सोचना तो आपको अच्छा आएगा सुकून, माने प्लस है इस तरह से। सर यहां पर भी बना लीजिए प्लस माइनस, तो ये 2 डिग्री में हो जाएगा, ये 2 डिग्री में हो जाएगा। सर यहां पे निकाल के सोचिए प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री में हो जाएगा। अब जरा कोई मुझे बता सकता है क्या कि इनमें से कौन सा ऑक्सीजन जिस पे प्लस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है? कौन वाला है? जितना कम देने वाला होगा उतना न स्टेबल होगा बेटा। देने वाला कम चाहिए, लेने वाला ज्यादा चाहिए। हाँ, मतलब कहोगे कि सर इसमें छोटा वाला लोग हैं, कम इलेक्ट्रॉन देंगे, सर ये थोड़े बड़े लोग आ गए ज्यादा उसकी मदद कर रहे हैं, सर इसमें 3 लोग आ गए और ज्यादा मदद कर रहा है, तो ऑक्सीजन को अच्छा नहीं लग रहा है। ऑक्सीजन कह रहा है मैं तो सोचा था मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मुझे हल्का सुकून होगा, मुझे अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ये तो उल्टी बात हो रही है। इसीलिए अगर हम इनकी बात करेंगे रिएक्टिविटी की, सर अगर रिएक्टिविटी ड्यू टू एच की, अच्छा आगे पेज पे लिख देता हूं, सर अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे ड्यू टू OH ग्रुप, सर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल अगर बात करेंगे ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो याद रखना 1 डिग्री यानी प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब समझ में आया? 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं कि सर ROH के वजह से कौन कौन सा रिएक्शन होगा। सर ROH के वजह से कौन कौन सा रिएक्शन होगा ये देखा जाए जरा। देखिए सर ROH से क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं। पहला, अगर सोडियम रिएक्शन करता है तो इनके H को भगाएगा, वो सोडियम एल्कोक्साइड बना लेगा और हाफ H2 बाहर चला जाएगा। अगर सर ये सोडियम हाइड्राइड लेके चलते हो तुम तो प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, यहां पर भी RONA बनता है और ये आपका बन जाएगा H2 बन जाएगा। नहीं बन रहा है? अगर आप Ca से रिएक्शन कराते हो कैल्शियम से तो RO का होल ट्वाइस Ca बनेगा और यहां से H2 गैस बाहर चला जाएगा। तो ये सारा खेल किसके वजह से हो रहा है? उसी के वजह से जो रिएक्शन अपना हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर ये NaNH2 से रिएक्शन करे, NaNH2, तो आपको भी पता है NaNH2 का काम क्या है, ये बेस होता है। सर ये प्लस, सर ये माइनस, तो ये क्या बनाएगा, RONA बनाएगा, प्लस क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। तो ध्यान देना। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसका जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन इज फॉरवर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड। अगर ये स्ट्रांग है तो वीक बनेगा, तो रिएक्शन बनेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्ट्रांग एसिड है
और आफ्टर द रिएक्शन अगर वो वीक बना रहा है प्रोडक्ट में, अगर ये वीक एसिड बना रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन अगर कोई वीक एसिड है और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया तो वो रिएक्शन फेसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड होना चाहिए। ठीक, तो एल्कोहल किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में? पानी से ज्यादा होता है। पहले पानी आता है, फिर अपना एल्कोहल आता है, फिर अपना इथाइन आता है, फिर अमोनिया आता है, फिर RH आता है। तो एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ जरा चेक कर लिया जाए कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। सर याद रखिएगा पानी का ज्यादा होता है, सर उसके बाद एल्कोहल का ज्यादा होता है, सर उसके बाद RC, क्योंकि ये भी H देता है, ये भी H देता है ना, क्योंकि ये sp हाइब्रिडेशन होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी S का ज्यादा होता है, परसेंटेज 50% होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। सर उसके बाद आपका NH3 आएगा और तब जाके RH आता है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा आपके काम आ जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा इस बारे में कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका शो किया जाता है। क्लियर है? RH मैंने H निकाल देगा और क्या। बना जाए। अब सुनिए, बढ़ता हूं। दूसरी बात आ जाइए। रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। यहां से बॉन्ड तोड़े तो क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि कौन सा डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये पहले देखना पड़ेगा। जैसे अगर अपने पास ROH है, ठीक है, अगर अपने पास 2ROH है, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, अगर अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल है, ये भी ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, सर ये भी H देगा, OH, मान लो OH निकाला जाए, यहां से OH निकाला जाए, R प्लस बनेगा। यहां से OH निकाला जाए, बस आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, R प्लस बनेगा। सर यहां से OH अगर निकाला जा रहा है तो 3 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब कि कार्बोकटायन से गुजर के जाएगा। ये किससे जाएगा? कार्बोकटायन से गुजर के जाएगा, उनके रास्ते से होके जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि एक बात बताओ, सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन बना रहा है? सर ये अपना, अगर मान लो यहां पर हम CH3 लिख देते हैं, सपोज करो, हाँ मान लो अगर ये CH3 लिख देते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ये अपना हो जाएगा 1 डिग्री। मिथाइल डिग्री भी 0 डिग्री भी होता है। सर ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, सर ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, सर ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है। अब एक बात बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बेटा किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किस पे डिपेंड करता है, कोई बताएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I प्लस R माइनस I माइनस R। यही तो पढ़े हैं हम लोग। जितना ज्यादा प्लस I आएगा उतना अच्छा वो स्टेबल शो करेगा। इसका मतलब कि रिएक्शन के दौरान 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल और देन मिथाइल एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है। जो OH निकालने के बाद
स्टेबल कार्बोकटायन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जो OH निकालने के बाद स्टेबल कार्बोकटायन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रहा है? जो स्टेबल कार्बोकटायन का क्या करता है सर, फॉर्मेशन करता है। बोलो क्लियर है? जो स्टेबल कार्बोकटायन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बस यही ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना है। स्टेबल कार्बोकटायन जो बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होती है। बढ़ूं आगे क्या? चलिए एक इसी का सवाल देख लिया जाए, और सबसे तगड़ा जो सवाल आता है, बेहतरीन जो होता है, वो होता है एस्टरीफिकेशन प्रोसेस। क्या आ गया? वो होता है एस्टरीफिकेशन प्रोसेस। तो देख लीजिए क्या यार है यार, अच्छा हाँ, वो होता है एस्टरीफिकेशन। तो सबसे शानदार प्रोसेस होता है देखो एस्टरीफिकेशन क्या कहलाता है। तो आपको भी पता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से कह रहा है, और एल्कोहल से रिएक्शन करता। सुनिएगा, एसिड जब रिएक्शन करेगा बेटा किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो यहां पे H2SO4 दिया जाता है, भाई जाओ तुम पानी सोख लेना। तो यहां से क्या होगा बेटा, एस्टर बनाएगा। देखो क्या निकलता है, OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा, ये बस ध्यान देना है। OH यहां से निकलेगा तो ये हो जाएगा RCOOR- और H2O। अब पूछेगा तुमसे कि आप बताओ कि एल्कोहल में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होगा, जो आसानी से ईथर का फॉर्मेशन कर देता है। एल्कोहल कौन सा चाहिए? तो एक बात बताओ, कौन OH को O को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा था, 1 डिग्री। इसका मतलब एल्कोहल का जब हम लेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा देन अदर। क्लियर है ना? तो याद रखना, रिएक्टिविटी अगर इसमें हम देखते हैं, यही पूछता है एल्कोहल का। तो सर मिथाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एल्कोहल का है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल है सर, रिएक्टिविटी ऑफ क्या है, एल्कोहल है। सर रिएक्टिविटी ऑफ एसिड की अगर बात किया जाए, वो कौन एस्टरीफिकेशन फास्ट देगा रिएक्टिविटी ऑफ एसिड में? तो सर एक बात बताओ, एसिड में हमको क्या देखना है, OH का निकलना, OH का निकलना, और O पे इस कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा है, प्लस। समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, इसमें बल्कि ग्रुप नहीं चाहिए, आसानी से निकलने वाला चाहिए। तो याद रखना, छोटा ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन एस्टिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन इथेनोइक एसिड ज्यादा रिएक्टिव, प्रोपानोइक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब हिंड्रेंस वाला कहानी कम होना चाहिए, रिएक्शन फास्ट देगा। क्लियर है ना? तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होती है। बाकी जो बाकी लेक्चर अपना है वो नेक्स्ट लेक्चर की बात में हम करेंगे, स्प्लिट करके 3rd स्टेप में बात करेंगे। यहां तक आप लेक्चर तैयार कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए।